नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आपके लिए एनालाइज करूंगा बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। यहाँ पे हम फोकस करेंगे ऐसे आर्टिकल्स पे जो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हैं एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में ऑफर अ ट्री टू सैलरीड क्लास। ये आर्टिकल मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनका जो टैक्सेबल इनकम में आते हैं। ठीक है, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो चाहे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त या फिर जिन्होंने अभी जॉब स्टार्ट की है, जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि इन्वेस्ट कैसे करना है। अब ये देखिए, न्यू इनकम टैक्स रेजीम अगर आए तो यहाँ पे सैलरीड क्लास के लिए कुछ बढ़िया ट्रीट्स आ सकती हैं। ठीक है, कुछ बढ़िया चीज़ें गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। ये एक स्पेकुलेशन है इस बजट से पहले। तो गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग एन एक्सरसाइज टू रिफाइन द न्यू टैक्स रेजीम। ठीक है, इसमें कुछ रिफाइनमेंट्स की जाएंगी, सिंप्लिसिटी को और बढ़ाया जाएगा और सैलरी डेमोग्राफिक के लिए इसे और बेहतर बनाया जाएगा। टैक्स स्लैब्स को थोड़ा और रैशनलाइज किया जाएगा। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है? लॉजिकल बनाना, किसी चीज़ को रैशनल बनाना। और रेट्स, जो टैक्स रेट्स हैं हमारे, इन्हें भी एडजस्ट किया जाएगा। अमिड द बजट प्रिपरेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अभी बजट प्रिपरेशन के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट असेस कर रहा है कि क्या फिजिबिलिटी है फर्दर एडजस्टमेंट्स की, जहां पे सैलरीड इंडिविजुअल्स के बेनिफिट्स को बढ़ाया जाए। तो ग्रेजुअली हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं प्रेडिक्टेबल टैक्स रेजीम में, जहां पे मिनिमल रेट्स हों। ठीक है, और हम डिडक्शंस और एक्सेप्शंस को फेज आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल फोकस है रिव्यू प्रोसेस में, जहाँ पे टैक्स रेट्स हमारे बदले जा सकते हैं। तो एक और दूसरे ऑफिशियल है जिनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन चाहिए, मतलब बहुत सोच और विचार करना होगा, क्योंकि लार्ज स्केल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें सारे कैलकुलेशंस करके देखने होंगे। तो कोई भी डिसीजन जो फाइनलाइज होगा क्लोज टू जुलाई 2024 के बजट या पॉसिबिलिटी 2025 के बजट ही। एंड एग्जेम्पशन फ्री टैक्स सिस्टम जो 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव हुआ है, इनका गोल क्या है? ये चाहते हैं कि हमारे टैक्स रेट्स लो हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ऑफ कोर्स ये नहीं हो पाए, इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे। कई लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रेजीम था, अब 2 टैक्स रेजीम है, तो ओल्ड ही यूज़ कर रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, ये तो ओवरऑल हमने समझ लिया कि क्या क्या स्पेकुलेशन है। अब आते हैं कि मुद्दे की बात नॉन टैक्स पेयर्स के लिए क्यों है। अब ये सोचिए, अगर इनकम टैक्स में सैलरीड लोगों के लिए कुछ भी रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, ये पैसा सेविंग्स अकाउंट में नहीं जाने वाला। ठीक है, ये पैसा सेविंग्स अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि ट्रेंड क्या है? आप ट्रेंड देखिए, आज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोग खरीद रहे हैं किस पे? EMIs पे, क्रेडिट कार्ड्स पे। लोग पैसा कंज्यूम कर रहे हैं, अब खर्च कर रहे हैं। कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से। तो प्रपोर्शनेटली भी अगर आप देखें तो पैसा, अगर मान लीजिए मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूँ एक्स्ट्रा जो टैक्स में बच गए, तो आप उसे सेविंग्स अकाउंट में नहीं डालेंगे, या तो आप उसे इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स से कहाँ? स्टॉक मार्केट में। तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट में क्या होगा? प्राइजेस बढ़ेंगे अगर मनी फ्लो आएगा तो। ठीक है, जब सप्लाई उतनी रहेगी, डिमांड स्टॉक्स की बढ़ेंगी, तो ओवरऑल हमने देखा है जब मनी फ्लो बढ़ता है मार्केट में, मार्केट ऊपर जाता है। या फिर हमारे कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ेंगी, जो कंपनीज लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रही है, लोग अच्छे फ़ोन खरीदेंगे, बेटर फोन्स, बेटर वॉचेस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कंपनी बना रही है, लोग कार ज़्यादा लेंगे, लोग बाइक जो पहले नहीं सोच रहे थे लेने का वो भी लेंगे, ACs भी लगा लेंगे। तो कंजम्पशन ओवरऑल अच्छा खासा बढ़ जाएगा। जो पैसा इकोनॉमी में आएगा, कंपनीज के पास आएगा, तो आप उससे हमेशा पैसा कमा सकते हैं। कैसे? इन्वेस्टमेंट के थ्रू, अगर आप एसेट्स ओन करें। ओवरऑल आज तक वही आदमी रिच हो पाया है जिसके पास सबसे ज़्यादा एसेट्स हैं। रिच इसीलिए हो रहे हैं और ज़्यादा, क्योंकि इनके एसेट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घर के रेट हर साल बढ़ रहे हैं, स्टॉक्स के रेट हर साल बढ़ जा रहे हैं। जो ओन करता है वही कमा रहा है, जो ओन नहीं करता कुछ भी एसेट्स, वो दिन पर दिन गरीब होते जा रहा है, भले ही ओवरऑल उसकी इनकम ना घट रही हो। तो एसेट्स ओन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब शुरुआत कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस। एंड ओवरऑल अगर सेविंग्स लोगों की बढ़ती है, क्योंकि टैक्स कम होता है, तो ये पैसा या तो
कंजम्पशन में जाएगा या इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा, ना कि सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहेगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नोट करना चाहिए ओवरऑल. दूसरे आर्टिकल पे आते हैं. एक्सेंचर नैरोज फुल ईयर गाइडेंस, Q3 रेवेन्यू डिक्लाइंस. एक्सेंचर, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, एक्सेंचर भी इनमें से एक है, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है. एक्सेंचर हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, ये सारे आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. और इनका जो फुल ईयर गाइडेंस है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ओवरऑल जो इनके एस्टिमेट्स थे रेवेन्यू के, वो और नैरो हो गए हैं. मतलब रेवेन्यू सेल्स जो ये सोच रहे थे, ये उससे कम होगा. ठीक है, इसका मतलब ये है ओवरऑल फुल ईयर. और Q3 Q3 का भी जो रेवेन्यू इनका आया है ना, ये नीचे ही आया है, अभी कम आया है. ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे जो लोग सोच रहे होंगे लेट्स से आईटी में कि बहुत अच्छा यहाँ से लेट्स से रिवर्सल आता है इनके परफॉर्मेंस पे, मे बी जॉब्स ग्रोथ पे, वो इतना जल्दी नहीं होने वाला. वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर सेल्स इतनी कम हो रही है पहले से और गाइडेंस प्रेडिक्शन भी कम हो रही है सेल्स की, तो हायरिंग्स वगैरह पे भी शायद ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ना देखने को मिले, एक्सेप्ट सम फील्ड्स. अब बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ तो बहुत डिमांड है. देखिए, वो डिपेंड करता है कि कंपनी इस टाइम पे क्या कर रही है. थोड़ा सा आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, फिर हम अपना पॉइंट भी रखेंगे यहाँ पे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंसल्टिंग मेजर एक्सेंचर का थर्ड क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए. ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है यहाँ पे. ठीक है, और मैनेज सर्विसेज ऐसा डील्स है, उसकी वजह से काम हो रहा है. कंपनी जिसे बेंचमार्क कहा जाता है इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए, इस कंपनी को, ठीक है, ये बढ़ती है तो एक्सपेक्ट करते हैं पूरा आईटी सेक्टर बढ़ेगा. इसके बेकार आते हैं रिजल्ट्स तो लगता है कि पूरे आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स बेकार आएंगे, ऐसे मान के चलिए. तो इन्होंने रिवाइज किया है अपना फुल ईयर गाइडेंस और ग्रोथ रेंज को बोला है कि अब 1.5% से 2% की ग्रोथ आएगी. ठीक है, पिछली एक्सपेक्टेशन तो 1 से 3 तक की थी, लेकिन अब 1.5 से 2.5 हो गई है. ठीक है, अपर रेंज को इन्होंने और कम कर दिया है. रेवेन्यू $16.47 बिलियन आए, 16.56 से कम आए. पिछले साल से रेवेन्यू हमारे और कम आए हैं एक्सेंचर के. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुकिंग्स हुई है. नए जो बुकिंग्स हैं इनके ओवरऑल 21 बिलियन के हैं, अब 22% है ईयर ऑन ईयर से. एंड इनका जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, री इन्वेंशन पार्टनर ऑफ चॉइस, इन्होंने ये स्ट्रैटेजी स्लोगन रन किया है. तो ये इसे और एक्सेलरेट करना चाहते हैं. इन्होंने 23 नए क्लाइंट्स भी ऐड किए हैं, एक्सीडिंग जिनकी बुकिंग $100 मिलियन से ज़्यादा की है. मुद्दे की बात पे आते हैं. ठीक है, जनरेटिव AI पोर्टफोलियो इनका बढ़ रहा है. ठीक है, ओवरऑल अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, अभी भी बहुत अच्छे पैकेजेस लेट्स से आईटी में हैं ऑफ कोर्स, एंड आईटी कंपनीज अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रही है. देखिए, जो भी नया इंसान है अगर लेट्स से आईटी में जॉब भी लेना चाहता है वो, तो उसको क्या से सोचना चाहिए, हम ये डिसाइड करते हैं. देखिए, आपको ये सोचना ये है कि ओवरऑल लेट्स से एक्सेंचर के रेवेन्यू डाउन है. ठीक है, रेवेन्यू सेल्स कम हो गए. जिस कंपनी में आप अगर काम करना चाहते हो उसके रेवेन्यू और सेल्स कम है, उनका प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, तो आपको लगता है कि ये एक्सपेंशन यहाँ पे करेंगे बहुत ज़्यादा? ओवरऑल नहीं. ओवरऑल एक्सेंचर में आप हाइक भी देखेंगे तो लोगों की ज़्यादा नहीं रही है. ओवरऑल हाइक भी बहुत कम रही है इस बार. बट आपको कहाँ फोकस करना है, आप ये देखिए कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ निवेश कर रही है. सारी आईटी कंपनीज इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रही है पैसा कहाँ? जेनरेटिव AI में. ठीक है, जेनरेटिव AI, यहाँ पे सारा पैसा खर्च हो रहा है. तो ऑफकोर्स कंपनी इस टाइम पे क्या करेगी? सेल्स कम है, प्रॉफिट कम है, पैसा कम आ रहा है, तो पैसे को बहुत सोच समझ के यूज़ करना होगा. ज़्यादातर पैसा क्या होगा? बाकी जो डिपार्टमेंट्स है लेट्स से, जहाँ बहुत ज़्यादा हमें नहीं लग रहा कि इन्वेस्टमेंट पे कुछ रिटर्न आने वाला है, यहाँ से पैसे क्या होंगे? ये सारे डिपार्टमेंट से पैसे कट होंगे. ठीक है, बजट. और ये पैसा कहाँ शिफ्ट होगा? जेनरेटिव AI में. सो व्हेन इट कम्स टू इंक्रीमेंट्स, ठीक है, अप्रेजल्स, हायरिंग, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे कहाँ स्पेंड किया जाएगा सबसे ज़्यादा पैसा? जेनरेटिव AI में. एंड सोच समझ के किया जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. तो कंसल्टिंग रेवेन्यूज़ यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे और डिक्रीमेंट था, 3% के इनके कंसल्टिंग रेवेन्यूज़ भी डिक्लाइन हो गए ओवरऑल. एंड न्यू बुकिंग्स आए 21.06 बिलियन, जहाँ पे 22% की इंक्रीमेंट आई है, जो कि बहुत ही बढ़िया खबर है इसके लिए ओवरऑल. तो ग्रोथ किससे ड्रिवन था एक्सेंचर का? एक तो हेल्थ सेक्टर अगर आप देखें, ठीक है, और पब्लिक सर्विसेज जहाँ पे 8% की ग्रोथ थी. तो इन सेक्टर्स में भी आप देखेंगे ओवरऑल अच्छा इन्वेस्टमेंट ये लोग करेंगे. इनके लिए सेंस ही बनता है, क्योंकि देखिए मैं बोल रहा हूँ एक स्टॉक है मान लीजिए ग्रोथ और हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विसेज का, ये 8% का रिटर्न दे रहा है. ठीक है, और एक स्टॉक एक कंपनी है जो काम कर रही है लेट्स से किसका? कंसल्टिंग का. ये रहा, कहाँ है हमारा कंसल्टिंग, ये यहाँ पे 3% का नेगेटिव ग्रोथ है.
ग्रोथ रेट है। आप पैसा कहाँ लगाएंगे? जहाँ पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है, 8% से बढ़ रहा है। जनरेटिव रहा है तो डबल डिजिट से बढ़ रहा है, तो पैसा वहाँ लगाएंगे। तो ओवरऑल जो कंसल्टिंग रेवेन्यू में है उनके लिए टफ होगा। ओवरऑल जो हेल्थ और पब्लिक सर्विसेज में उनके लिए ऑफ कोर्स बेटर रहेगा काम। एफडीआई इनफ्लोज डाउन 43% इन 2023, UNCTAD का कहना है। इंडिया हैज़ ड्रॉप टू 15th पोजीशन, 15वें नंबर पर आ गया है। 8th नंबर पे थे हम 2022 में, 15वें नंबर पे हम 2023 में। हुआ क्या है आगे जानते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सिंपल इसका मतलब है फॉरेन से जो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है ये 43% कम हो गया है 2023 में, $28 बिलियन हो गया है ये। और ओवरऑल ग्लोबली भी 2% की कमी हुई है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। ये रिपोर्ट आया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। तो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया 8 से 15 पोजीशन पे आ गया। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो ये टॉप 5 में था फॉर बोथ काइंड ऑफ FDIs, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस डील्स। तो FDI इनफ्लोज 10% बढ़े थे 2022 में, ये 22 की बात कर रहा हूँ मैं, $49 बिलियन पे आ गए थे, जो अब वहाँ से अच्छे खासे घट चुके हैं। तो प्रॉस्पेक्ट्स तो बहुत चैलेंजिंग है। 2024 में अगर आप देखें FDI अभी भी चैलेंजिंग है, ठीक है। ग्रोथ मॉडेस्टी लग रही है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। ईजिंग हो रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशंस के, यस। इन्वेस्टमेंट के लिए एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, यस। गवर्नमेंट डाल रही है एफर्ट्स, ऐसा भी नहीं है। नेशनल पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं। हम FTAs पे डिस्कशन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, UK के साथ। इसके अलावा बजट में भी हम और पॉलिसीज़ पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन हाँ, जो सेक्टर्स हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उन सेक्टर्स में आए, राइट। तो ओवरऑल आप देखेंगे इंडिया में FDI इनफ्लो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि मॉडेस्ट ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ खास हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो UNCTAD का कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांगली अफेक्ट हुई है। किस चीज़ से? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। क्यों? एक तो हम देखिए सारी कंट्रीज मिल के ना एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट डिसाइड करना चाहती है इन मल्टीनेशनल कंपनीज पे। क्यों? क्योंकि सबका ये कहना है कि ये लोग बहुत ज़्यादा टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें करके। तो डेवलपिंग एशिया में अगर FDI देखिए ओवरऑल एशिया में भी 8% तो घट गया है, ठीक है। जहाँ पे चाइना जो दुनिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट FDI रिसिपेंट है पूरी दुनिया में, यहाँ पे हमें रेयर डिक्लाइन मिला इन्फ्लोज में, ठीक है। बहुत बड़ी बात है चाइना में भी FDI का इन्फ्लो कम होना, क्योंकि वहाँ भरपूर इन्वेस्टमेंट होता है, हर सेक्टर में होता है, ठीक है। पिछले 20 साल का आप डेटा उठा के देख लीजिए कि चाइना में किस तरीके से FDI इन्फ्लोज आए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हैं, ठीक है। इंडिया में तो बहुत ही बड़ा डिक्लाइन आया, वो आधा ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी हमें कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला। तो कुछ लिबरलाइजेशन इनिशिएटिव्स लिए इंडिया ने। इंडिया में क्या लिबरलाइजेशन इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले 1 सालों में? सबसे पहले तो फॉरेन लॉयर्स और फर्म्स को ना हमने फॉरेन लॉ विद इन द कंट्री प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी है, ठीक है, हमने ये अलाउ कर दिया है। और इंडिया उन कंट्रीज में से है जो नेशनल स्ट्रैटेजी और फ्रेमवर्क भी लाने वाला है सस्टेनेबल फाइनेंस पे। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स हम लोग नई नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप देखेंगे तो जो मैक्रो ट्रेंड है वो भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। एशिया में भी FDI इन्फ्लोज 8% घट गए, ग्लोबली भी FDI 2% की हमें घटौती मिली। इंडिया में लेकिन एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज़्यादा नीचे चला गया ये। सो वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लाती है कि हम वापस से फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ मोड़ पाए। कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे अब हम। इन ब्रीफ आर्टिकल्स में सबसे पहले है सुनक सेट फॉर क्रशिंग डिफीट पोल फोरकास्ट। ऋषि सुनक UK के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सब जानते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। एंड जो पोल्स आए हैं वहाँ पे इस बार वो यही बता रहे हैं कि पूरी तरीके से वाइप आउट होने वाले हैं। सिर्फ 53 सीट जीतने वाले हैं नेक्स्ट मंथ वोट में, एन ऑल टाइम लो फॉर द 190-year-old पार्टी। एंड जितने भी पोल्स आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये इस बार नहीं जीतने वाले, इन्हें सेकेंड टर्म नहीं मिलने वाला। एंड लोग इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो कोई भी अगर इनमें से पोल सच होते हैं तो ये बहुत ही डेवस्टेटिंग होगा कंजर्वेटिव पार्टी के लिए, जहां से हमने देखा है ऋषि सुनक को चूज किया गया है प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट। एंड ये स्टाइल करते हैं अपने आप को UK की नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड काफ़ी 190 साल पुरानी पार्टी है, राइट। सो हमें देखना होगा कि इस बार कौन प्राइम मिनिस्टर UK का बनता है और वो क्या वो पूरे फुल टर्म बन पाता है या नहीं, क्योंकि UK में बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिला है कि जैसे ऋषि सुनक ही थे जो प्रॉपर एक टर्म कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी
पूरा टर्म अपना नहीं किया, कंप्लीट किया है, ठीक है, ये बीच में आए, सिलेक्ट हुए हैं। सो हमें ये भी देखना होगा कि जो भी जीतता है वो पूरा टर्म प्राइम मिनिस्टर का कंप्लीट कर पाता है या नहीं। एनवीडिया सॉलिडिफाइड स्टेटस एज वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फर्म। कल ही हमने डिस्कस किया था कि एनवीडिया ने सबको पीछे छोड़ दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर आपसे कोई पूछे अब कौन है, तो वो है एनवीडिया। क्या करती है ये सेमीकंडक्टर चिप्स और प्रोसेसर्स बनाती है, ठीक है। ये इसके प्रोसेसर्स अब ज़्यादा फेमस इसलिए हो गए क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो AI जनरेशन मॉडल्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है, ये यूज़ हो रहे हैं। तो जो पहले नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट था, अब वो दूसरे नंबर पे आ चुका है और एनवीडिया उसे पीछे छोड़ चुकी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट वैल्यू कितना था, $3.32 ट्रिलियन ओवरऑल, एंड शेयर अब 1% उसके हमें नीचे देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो फिलाडेल्फिया की कंपनी है ये, सेमीकंडक्टर कंपनी, ऐसी सेमीकंडक्टर इंडेक्स अगर हम देखें तो ये 34% बढ़ चुका है। फिलाडेल्फिया ऐसी सेमीकंडक्टर इंडेक्स क्या है मैं बता देता हूँ। इस इंडेक्स में, ये एक इंडेक्स है जिसमें सारी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, एनवीडिया होगी, AMG होगी, इस तरीके की सारी कंपनीज होगी। एंड ओवरऑल अगर बेंचमार्क देखें यूएस का, जैसे इंडिया में क्या है निफ्टी और सेंसेक्स है ना, वैसे यूएस में बेंचमार्क है S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500, ये भी रिकॉर्ड हाई पे आ चुका है एनवीडिया की वजह से, ठीक है। एनवीडिया लिटरली कैरी कर रहा है पूरे स्टॉक मार्केट को यूएस में, इतनी बड़ी मोमेंटम इसमें देखी गई है और इतना बड़ा अब ये हो चुका है। बट सैडली इंडिया में ऐसी कोई कंपनीज ही नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिले। सेमीकंडक्टर या प्रोसेसर्स बनाने वाली इंडिया में कोई कंपनी है ही नहीं जहाँ पे इतना पैसा निवेश किया जाए। बैंक ऑफ इंग्लैंड कीप्स रेट्स ऑन होल्ड एट 16-year हाई ऑफ 5.25%। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मेन इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है एट 16-year हाई ऑफ 5.25%। देखिए इंडिया में तो ये बहुत कम लगता है, हमें मिल जाए अगर इतने कम रेट पे तो मज़ा आ जाए कुछ, राइट, हमें ऐसा लगता है। बट ये सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट है, जैसे RBI के होते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए जैसे RBI है वैसे ही वहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड है इंग्लैंड में, तो इनके रेट्स ये है, लोगों को इस रेट पे ही लोन नहीं मिल जाते। दूसरी चीज़, इन्होंने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए थे क्योंकि सेम प्रॉब्लम इंडिया और US वाली थी। इनके पास इन्फ्लेशन ना इनका 2% से 11% हो गया था, 5 गुना। इसको कम करने के लिए क्या किया इन्होंने, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इसको नीचे लाने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करना शुरू किया। देखिए सेंट्रल बैंक का मेन काम जो है उनमें से एक काम यही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। सेंट्रल बैंक की ड्यूटी होती है महंगाई दर को कम करना, और वो ये करती है मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी में जहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट जो भी हमें एस्टिमेट्स अचीव करने होते हैं। तो 2% का एस्टिमेट था जो कि अब अचीव हो चुका है, बट स्टिल हमें कोई यहाँ पे घटत देखने को नहीं मिल रही है इन इंटरेस्ट रेट्स। सो हमें देखना होगा कि क्या अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि नहीं कि इन्फ्लेशन सबसे पहले तो अगर एक्सपेक्टेड रेट के हिसाब से रहे तो इंटरेस्ट रेट भी घटना शुरू हो और इस साल एटलीस्ट 1 से 2 इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल पाए। दलाई लामा मस्ट करेक्ट व्यूज फॉर टॉक्स चाइना। चाइना ने कहा है दलाई लामा को टू हैव अ कंप्लीट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करो, सोचो एंड थोरोली करेक्ट करे अपने पॉलिटिकल प्रपोजिशन। अगर वो बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं चाइना के साथ, और यूएस को कहा है कि अब इस टॉपिक के सेंसिटिविटी की रिस्पेक्ट करे और इम्पोर्टेंस टू तिब्बत, ठीक है, रिलेटेड इश्यूज टू वाशिंगटन। तो क्योंकि वाशिंगटन ना एक तिब्बत पॉलिसी लॉ पास कर रहा है यहाँ पे, तो बीजिंग ने ये भी कहा है कि इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है दलाई ग्रुप के साथ सबसे पहले तो, ठीक है, जिसमें रेफर कर रहे हैं तिब्बत गवर्नमेंट को इन एग्जाइल, ठीक है। तो ये पूरी पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है। जिन लोगों को पहले से इसके बारे में नॉलेज है उन्हें समझ में आ रहा होगा कि तिब्बत में किस तरीके से इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है। एक गवर्नमेंट है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल। दलाई लामा जो इंडिया में है, जो एग्जाइल में है, चाइना से भाग करके वो इंडिया आए चाइना से बच के, एंड इस वक्त जो तिब्बत गवर्नमेंट है चाइना ने उन्हें एक पॉपेट गवर्नमेंट बना रखा है जो उनके इशारों पे सारे डिसीजंस लेती है। तो 2 गवर्नमेंट इस वक्त ओवरऑल हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉशिंगटन भी अब बीच में आ चुका है। तो इन्होंने कहा है कि बहुत सोच समझ के आप डिसीजंस लीजिए, एंड इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी आप लॉ पास कर रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स हैं हमारे लिए, तो कुछ भी करना इस वक्त, ठीक है, कोई भी हार्श डिसीजन लेना
इसका रिजल्ट कुछ बुरा हो सकता है और चाइना भी यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर सकता है। तो व्हेन इट कम्स टू कॉन्टैक्ट एंड टॉक्स बिटवीन चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 14 दलाई लामा आर पॉलिसीज कंसिस्टेंट एंड क्लियर। इन्होंने ये कहा कि कोई भी बातचीत 14 दलाई लामा और सीसीबी के बारे में अगर से बातचीत के बारे में हो तो हमारी पॉलिसीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रही हैं अभी तक और बहुत ही कंसिस्टेंट रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।